क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होती है, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। भाई ये इस चैप्टर का बिल्कुल क्या है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका डेफिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, फिर हम क्या पढ़ेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद वन फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, फिर क्या होगा पोटेंशियल बैरियर ऑफ डेफिनेट थिकनेस, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो पहले बताओ क्या देखते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। अच्छा आप मुझे बताओ, क्लासिकल वर्ल्ड में अगर आपके सामने कोई बैरियर है और आपकी एनर्जी बैरियर से कम है तो क्या आप उस बैरियर को भाई क्रॉस कर सकते हो? आप उसको कैसे मान लिया, देखो मान लो कि ये पहाड़ है, ठीक है, ओके, और आपके अंदर भाई इतनी एनर्जी नहीं बची कि आप इस पहाड़ को क्रॉस कर सको। तो अगर आप यहाँ पर भाई जाने की ट्राई करोगे तो आप पक्का कहाँ पर आओगे, आप वापस आओगे ना, इजंट इट। क्लासिकल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर मान लिया भाई किसी बैरियर की एनर्जी हमारी एनर्जी से क्या है कम है तो हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। भाई कोई ऊंची दीवार हो, बोलो भाई, और आप उसे क्रॉस ना कर पाओ तो आप क्या करोगे बताओ भाई, आप ट्राई बेशक कर सकते हो लेकिन भाई आपने आना फिर क्या की बात वापस ही होना है, इजंट इट। तो क्लासिकल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल, क्लासिकल वर्ल्ड में अगर कोई पार्टिकल की एनर्जी मैंने क्या मान ली ई, बैरियर की एनर्जी मैंने क्या मान ली वी, ओके। तो भाई अगर मान ले ये पार्टिकल की एनर्जी ई क्या है बताओ, कम है किससे, बैरियर से, तो ये इसे टकराएगा बैरियर से, ये पार्टिकल टकरा क्या जाएगा वापस आ जाएगा। 100% चांसेस बात की, 100% इनकी अगर बैरियर बहुत ज़्यादा एनर्जी का है, बहुत ऊंचा बैरियर है, तो भाई ये पार्टिकल टकरा के इससे क्या आ जाएगा वापस। अगर इसकी एनर्जी क्या है, अगर ई क्या हुई ज़्यादा हुई, मतलब ये इस बैरियर को पास सिर्फ कब कर सकता है जब इस पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर की एनर्जी क्या हो ज़्यादा हुई, तो क्या हुई, तो ये पार्टिकल वैसे इसको अरे भाई ऐसे ट्रैवल कर जाएगा इसके ऊपर से रोल कर जाएगा फिर, तो ये इजंट इट। इन क्लासिकल वर्ल्ड में बैरियर की एनर्जी से अगर ज़्यादा एनर्जी इसकी तो ही क्रॉस होता है, कम है तो क्रॉस नहीं होता ना। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में तो क्या होता है, क्वांटम वर्ल्ड में अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी क्या है कम भी है ना बैरियर से, तो भी वो उससे पार हो सकता है पार्शियली। ये कोई बैरियर है, ये कोई पार्टिकल है, ये टकरा है इससे, बोलो भाई, तो ये पार्टली इसमें से बताओ क्या हो जाएगा पता है पास, सारे का सारा नहीं भाई। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी पहाड़ में टक्कर मारो, ठीक, और पहाड़ को तोड़े बिना और पहाड़ के ऊपर से जाए बिना आप पहाड़ के दूसरी साइड पहुंच जाओ कुछ हद तक, बोलो भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी हुई, आपको पता ना क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में चीजें क्या होती हैं मल्टी एग्जिस्टेंट, समझे बात। तो कुछ एक तो इसका पोर्शन कहाँ रह जाएगा बाहर निकल जाएगा, कुछ एक पोर्शन इसका वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझे बात। तो इसे क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल, इसे क्या बोलते हैं भाई क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग में सिंपली डिफाइंड एज द फेनोमेनन वेयर ए वेव फंक्शन कैन प्रोपगेट थ्रू ए पोटेंशियल बैरियर, जहां पर एक वेव फंक्शन भाई किसी बैरियर से प्रोपगेट कर सके, उसे हम बोलें क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। देखो मैंने आपको बताया ना भी, भाई क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पार्टिकल इस बैरियर को सिर्फ कब क्रॉस करता है जब इसकी एनर्जी क्या हो इससे ज़्यादा, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में जब भी पार्टिकल से टकराएगा ना, बोलो भाई, तो इसकी बहुत सारी क्या होती है कॉपीज होती हैं भाई। यहाँ पर क्या होता है क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें क्या होती है मल्टी एग्जिस्टेंट, तो पार्टली बताओ क्या हो गया ये ट्रांसमिट हो गया और पार्टली क्या हो गया ये रिफ्लेक्ट हो गया, नहीं समझे बात हुई। तो ये कितने %, तो इसको भाई इसके क्रॉस करने की संभावना मान लो 30% है, तो हम क्या बोलेंगे 0.3 क्या इसकी ट्रांसमिशन या टनलिंग प्रोबेबिलिटी, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो। तो मतलब ये बात सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई,
ये ऐसा अगर मान ले भाई, अगर मेरे ऊपर क्वांटम के रूल लगते हो और मेरे सामने भैया दीवार मान लिया बहुत ज़्यादा क्या मजबूत है, तो मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता ना भाई, क्योंकि मेरी एनर्जी कम है दीवार की एनर्जी से, बोलो भाई। लेकिन अगर मेरे ऊपर क्या लगते हो क्वांटम के रूल, तो मैं भाग के इस दीवार से टक्कर मारूंगा। अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? तो मेरी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, मेरी बहुत सारी क्या होंगी, कॉपीज। मान लिया भाई मैं वेव मैकेनिकल भी वे में बिहेव करता हूँ, तो कुछ एक कॉपीज तो वापस आ जाएंगी और कुछ एक कॉपीज मेरी क्या होंगी, इससे बाहर निकल जाएंगी। इस दीवार को थोड़े बिना, जैसे नहीं आपने मूवीज में देखा भूत पार निकल जाते हैं दीवारों के आर पार, वैसे भाई आप दीवारों के आर पार हो सकते हो, समझे बात, किसी पोटेंशियल बैरियर के थ्रू, समझे बात। तो इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है। और भाई क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग मोस्टली कहाँ होती है, जहाँ पर बैरियर थिकनेस क्या हो, 1 से 3 नैनोमीटर या स्मॉलर हो। आपको फिर भाई हमको डेली लाइफ में ऐसा देखने को नहीं मिलता भाई, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे ऊपर हमारा वेव कैरेक्टर क्या होता है, बहुत कम होता है। हमारे सामने कोई बैरियर हो भाई, तो हमारी एनर्जी बैरियर से क्या है, कम है, तो हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। ज़्यादा है तो उसे क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा क्यों होता भाई, हमारी एनर्जी कम है बैरियर से, तो हम इसे क्रॉस क्यों नहीं कर पाते, 100% हम वापस ही आएंगे। वजह, क्योंकि हमारा वेव कैरेक्टर क्या है भाई, नेग्लिजिबल। बताओ ना आपको डेली लाइफ में, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? अब बताओ भाई, बताओ फिर क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद वन फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर। अब देखो भाई, आपको ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पढ़ाने से पहले आपने एक और फिनोमेना पढ़नी पड़ती है, समझे बात। जब आपके पास कोई फाइनाइट विड्थ का, जब आपके मतलब पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है, पार्टिकल कहाँ है, वन डायमेंशनल बॉक्स में है, और उसके पास सिर्फ एक फाइनाइट बैरियर है, उस बैरियर की थिकनेस क्या है, इनडेफिनिट। हमको अरे भाई उसकी थिकनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, हमको पता नहीं कितनी है, ठीक है। आप ऐसे मानो भाई, तो ये मान लो आप एक पार्टिकल है, अच्छा यहाँ आप क्या मान लो भाई, यहाँ बताओ पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। यहाँ पोटेंशियल आप क्या मान लो, 0, और यहाँ पोटेंशियल आप क्या मान लो, v मान लो। आप 3 रीजन मान लो भाई। तो अगर यहाँ भी इनफाइनाइट था और यहाँ भी इनफाइनाइट था, तो ये हमारा क्या था, सिंपल सिस्टम था ना भाई। तो हमारा क्या था, सिंपल सिस्टम, दोनों साइड क्या पोटेंशियल, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो सिंपल सिस्टम था। अब मैंने भाई सिस्टम को थोड़ा सा क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया है, और हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कैसे बताओ, इस साइड मैंने क्या बना दिया है, इनफाइनाइट पोटेंशियल, इस साइड मैंने क्या बना दिया है, v पोटेंशियल, और यहाँ क्या है, 0 पोटेंशियल। इनके मैंने सिर्फ बॉक्स जब एंड होता है ना, तो बॉक्स के एंड के बाद भाई हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल ना लेके ले लिया हमने 0 पोटेंशियल, ठीक है। तो आपको हम तो क्या पढ़ रहे थे, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो कोई पार्टिकल आ रहा है, सामने क्या होना चाहिए बताओ भाई, कोई बैरियर। इसकी ये बताओ क्या है, v बैरियर है। यहाँ बताओ पोटेंशियल क्या है, 0। यहाँ बताओ पोटेंशियल क्या है, 0। हमको तो भाई बैरियर, हमको तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पढ़नी है कि पार्टिकल यहाँ से आए तो इस बैरियर से इसके पास होने की कितनी संभावना है, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, v0 v0 और v। ये कौन सा सिस्टम हुआ, v इनफाइनाइट v0 और v। तो भाई मैं कहूँ इसको समझने से पहले, यानी क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग को समझने से पहले, मतलब आप डेफिनेट थिकनेस का बैरियर, डेफिनेट थिकनेस का बैरियर सीखने से पहले आप क्या पढ़ लो भाई, इनडेफिनेट थिकनेस का बैरियर। डेफिनेट थिकनेस का बैरियर होएगा तभी तो क्या होएगा, उसमें से क्या होगा, टनल होएगा, इजंट इट। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई कि डेफिनेट थिकनेस का बैरियर पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ लो भाई, इनडेफिनेट थिकनेस का बैरियर। क्योंकि भाई आप देखो यहाँ पर भी तो क्या है, ये पोटेंशियल बैरियर है, बल्कि यहाँ पर 2 है, एक इस साइड है v इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या है v। यहाँ पर तो खैर भाई पास जाएगा नहीं फंक्शन, यहाँ क्या फंक्शन, यहाँ भाई यहाँ कुछ फंक्शन होएगा ना, और यहाँ फंक्शन कैसे बिहेव करेगा भाई, इसकी थिकनेस क्या है, इनडेफिनिट। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे भाई ये वाला सिस्टम। इसको समझने के बाद हमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई पार्टिकल जब कोई बैरियर उसके सामने पड़ता है तो कैसे बिहेव करता है, ठीक है बात, ओके। तो सॉल्व करो इसको। तो बताओ क्या हमारे पास, इसीलिए बताओ भाई नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद वन फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, v इनफाइनाइट v0 एंड v। तो आप यहाँ पर देखो भाई, कोई पार्टिकल मान लिया वन डायमेंशनल बॉक्स में यहाँ पर ट्रैप्ड है, तो उसकी क्वांटम स्टेट्स कैसी होंगी, वो कैसे एग्जिस्ट करे, आपने ये मालूम करना है ना। अरे बोलो भाई, तो आपने शुरुआत में तो आपने वही चलाना है कि हमको नहीं पता भाई ये पार्टिकल यहाँ पर कैसे रहता है, समझे बात, इस सिस्टम के अंदर। लेकिन जैसे भी रहेगा
उसके रहने के स्टाइल को कोई ना कोई फंक्शन जरूर बताएगा। मान लिया फंक्शन क्या है, साई। मान लिया पार्टिकल के इस यहाँ रहने के, यहाँ रहने के, यहाँ रहने के जो कंबाइंड तरीका है उसको बताने वाला फंक्शन क्या आपके पास साई है, ठीक है, इजंट इट। लेकिन भैया पे बताओ यहां पर तो हमारे पास तो क्या होगा, क्या भाई, तो एच साई इज इक्वल टू, अब हैमिल्टोनियन क्या होता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब हैमिल्टोनियन बताओ यहां पर क्या है, वन डायमेंशनल सिस्टम है, तो आप यहां पर कौन सा हैमिल्टोनियन पुट करोगे, वन डायमेंशनल। बताओ क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस वी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। अब एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके साई को साइड ले आओ, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। मेरे पास ही नहीं आया क्या, ठीक है। आपको हो गया भाई कि ये हम श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व कर लेंगे इस सिस्टम के लिए। ये क्या होती है जनरल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। आपको हो गया भाई इसको अगर हम इस सिस्टम के लिए सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, उस क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल का इस सिस्टम में रहने का तरीका, ठीक है। लेकिन इसको आप सोल्व कैसे करोगे भाई, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के पोटेंशियल हैं, तो ये श्रोडिंजर इक्वेशन आपने भाई तीनों के लिए अलग अलग सोल्व करनी पड़ेगी, इजंट इट भाई। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि यहाँ पर भाई क्योंकि 3 तरह क्या है रीजन, एक तो क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ रीजन 1, इसे मैं क्या बोलता हूँ रीजन 2, इसे मैं क्या बोलता हूँ रीजन, ये हमारा क्या रीजन 3 है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के रीजन है और तीनों में क्या है अलग अलग कंडीशंस हैं। एक में क्या है पोटेंशियल 0, एक में क्या है पोटेंशियल, एक में पोटेंशियल क्या है V, इजंट इट। तो आपको तीनों के लिए अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, श्रोडिंजर इक्वेशन आपने सॉल्व करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो क्या करो, तो इसको आप ही मान लो, तो यहां पर मान लिया जो फंक्शन आएगा, तो अगर भैया मैं यहां पर क्या पुट करूंगा v इनफाइनाइट, तो जो सॉल्यूशन आएगा श्रोडिंजर इक्वेशन का वो फंक्शन का भी कहां दिखाएगी इस रीजन में, और मैं यहां पर क्या पुट करूंगा v की वैल्यू 0। बोलो भाई, मैंने v की वैल्यू इनफाइनाइट पुट की, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का वो फंक्शन किसके लिए आएगा, इस रीजन के लिए। सिमिलरली यहाँ पर 0 पुट करके सॉल्व करने पर जो मेरे पास फंक्शन आएगा वो आएगा सेकंड रीजन के लिए, है ना। और भाई v की वैल्यू v पुट करके, v की वैल्यू v पुट करके सॉल्व करने पर जो मेरे पास क्या आएगा फंक्शन आएगा वो आएगा रीजन 3 के लिए। तो भाई मैं इसको बोलता हूँ, मेरे पास 3 फंक्शन आने हैं। एक तो क्या है मेरे पास भाई साई 1 रीजन 1 के लिए, एक साई 2 रीजन 2 के लिए, और एक भाई साई 3 रीजन 3 के लिए, इजंट इट। तो आप एक बार साई 1 साई 2 साई 3 निकालो भाई, साई 1 साई 2 और साई 3 आप निकालो क्या आएगा। तो सबसे पहले आप बताओ यहाँ पर क्या पुट करो, v की वैल्यू क्या पुट करो भाई, इनफाइनाइट पुट करो आप v की वैल्यू, ठीक है। अरे मैं एक बार साई निकालू, साई 1 क्या है हमारे पास, ठीक है। बताओ v के लिए आप इनफाइनाइट पुट करो, बताओ क्या जाएगा, तो करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर और e माइनस इनफाइनाइट इंटू साई इज इक्वल टू 0। भाई देखो अब e कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू इनफाइनाइट, e को हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये जो भी नंबर है ये मल्टीप्लाई किससे होना है, माइनस इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से आप कुछ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट आएगा भाई, इनफाइनाइट आएगा, इजंट इट। माइनस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0 आ गया ना। अब इस इनफाइनाइट साई को भी साइड फेंक दो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये प्लस का हो गया इनफाइनाइट साई। अब तो साई की वैल्यू क्या आएगी भाई, अभी साई को साइड ले आओ, 1 बाई इनफाइनाइट, तो भाई ये कुछ भी है वो जब इनफाइनाइट से भाग होगा तो क्या आएगा 0। तो साई क्या आ गया मेरे पास, इसको मैं साई 1 बोलूँ, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले रीजन की कंडीशन पुट की है, इजंट इट। तो बताऊँ क्या बोलूँगा, साई 1 क्या आ गया मेरे पास 0, यानी कि इस रीजन में कोई फंक्शन नहीं है, यानी यहाँ पर ये पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये पार्टिकल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इजंट इट। मिटा दे इसको भाई। अब आप ये बताओ, अब आपने बताओ क्या पुट करना है, अब आपने भाई इसमें श्रोडिंजर आपने यहाँ पर क्या पुट करना है, v की वैल्यू 0। भाई आपने
रीजन 1 का पोटेंशियल पुट किया, रीजन 1 के लिए क्या आ गया, वेव फंक्शन। अब रीजन 2 का क्या पुट करो यहाँ पर, पोटेंशियल। बताओ रीजन 2 पोटेंशियल क्या हमारे पास, 0 भाई, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो। बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास ये, अगर मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, बोलो भाई, तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया ना। अरे बोलो भाई, ठीक है बात, नहीं बात आपको पहले पड़ रही, इसे हम क्या बोलेंगे भाई। अब भाई इनको आप क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो k1 स्क्वायर, क्या मान लो उसको भाई, k1 स्क्वायर मान लो। ध्यान रखो भाई, मैंने k1 स्क्वायर क्या बोला, मैंने k1 स्क्वायर में क्या मानना है, बताओ 8 पाई स्क्वायर me बाई h स्क्वायर, तो 8 पाई स्क्वायर me बाई h स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया है, k1 स्क्वायर भाई। तो ये क्या, इसको रिप्लेस कर दें, अब ये क्या गया मेरे पास, k1 स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इस तरह की क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था भाई जनरल सॉल्यूशन, बताओ क्या होता है, इस तरह की क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन बताओ क्या होता है, a sin k1x प्लस b cos k1x होता नहीं है। तो बताओ साई 1 मेरे पास क्या रखा है, 0 रखा है। अब साई 2 मेरे पास क्या गया, बताओ भाई, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो, बताओ भाई। यहां पर आपने साई 2 यूज करना है क्योंकि सेकंड वेव फंक्शन, सेकंड रीजन भाई, तो सेकंड रीजन का वेव फंक्शन। बताओ क्या आएगा साई 2, ये आएगा a sin k1x प्लस b cos k1x, isn't it? हमारे पास ये आ जाएगा ना भाई, नहीं समझे बात, तो मेरे पास साई 2 आ गया। तो इस तरह की क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन क्या ये आएगा। तो मेरे पास भाई पहले रीजन के लिए क्या आ गया, वेव फंक्शन। भाई मेरे पास पहले रीजन के लिए क्या आ गया, वेव फंक्शन 0 है। दूसरे बताओ रीजन में क्या है, a sin k1x b cos k1x। अब सिमिलरली अगर मैं भाई श्रोडिंगर इक्वेशन में कौन सी कंडीशन पुट कर दूं, बताओ लास्ट वाली भाई, नहीं समझे बात, बताओ लास्ट वाली कौन सी है। अरे भाई अगर आप अब श्रोडिंगर इक्वेशन में आप कौन सी कंडीशन पुट कर दोगे, लास्ट वाली, बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या होती है, कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर और e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0 होता है ना। अब की बार आपने यहाँ पर तो क्या पुट करना है, v की जगह आप भाई v ही रखो, ठीक है। तो बताओ इस तरह, पहले तो ये आपको नजर आएगा ना, रीजन 1 विद इनफिनिट पोटेंशियल। बताओ साई क्या आया, बोलो भाई, बताओ ये तो कौन से रीजन के लिए इक्वेशन है, रीजन 1 के लिए, ये कौन सी है रीजन 2 के लिए, और ये तो कौन सी रीजन 3 के लिए, इजंट इट। और ध्यान रखिए भाई ई की वैल्यू क्या है, v से क्या है, कम है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें जैसे आपने k1 माना था ना, k1 माना था, वैसे ही अब आप क्या मान लो, बताओ भाई k2, वैसे आप क्या मान लो भाई, अब आप भाई k2 आप क्या कर लो, कंसीडर कर लो। आप v माइनस ई, अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो बताओ क्या आ जाएगा, यहां पर वन माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर ये, लेकिन ये क्या बन जाएगा बताओ भाई, v माइनस ई हो जाएगा ना। तो इसे आप क्या मान लो, k2 स्क्वायर, क्या मान लो उसको आप भाई, k2 स्क्वायर। तो बताओ k2 स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर v माइनस ई, इजंट इट, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, k2 स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी तुम्हारे पास क्या भाई इक्वेशन है ना भाई, कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर, सॉरी माइनस k2 स्क्वायर साई। अब इस तरह की क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, बताओ भाई, ये होता है, यहां पर लिख दें हम, अरे बोलो भाई, चलो हम यहां पर लिख देते हैं, ये आ गया आपका साई 3, ये कौन सा आ गया आपका साई 3, यानी कि थर्ड रीजन के लिए आपका वेव फंक्शन कैसा आएगा, बताओ ये आएगा c e की पावर, बोलो भाई c e की पावर k2 x, बोलो भाई c की पावर k2x, ठीक है, और प्लस d e की पावर माइनस k2x। मैं चेक कर लेता हूँ c और d मैंने यही वाले यूज किए नहीं किए, ठीक है, मतलब पहले बाद में ना लिख दिया हूँ, ठीक है। c e की पावर k2x, d e की पावर माइनस
k2x, isn't it? अरे बोलो भाई, अब आप मुझे बताओ भाई कि इसके अंदर ये बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो फर्स्ट रीजन के लिए वेव फंक्शन कौन सा आ गया? ये वाला। सेकंड के लिए कौन सा आ गया? ये वाला। थर्ड के लिए कौन सा आ गया भाई? ये वाला आ गया ना। अब मैं ये कहूं कि इसमें जो ये वाला जो फंक्शन है, बोलो भाई, इसमें ये टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको आपने हटाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन को क्या होना होता है भाई? फंक्शन को तीन, आप याद रखो, ये पहला पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स का, फंक्शन को तीन प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है। क्या? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। कॉन्टिन्यूटी हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम एक बारी फाइनाइटनेस चेक कर लेते हैं। क्या ये पूरे रीजन में फाइनाइट है? क्या भाई ये रीजन 1 के अंदर फाइनाइट है क्या? अरे जीरो ही तो है, जीरो फाइनाइट होता है। ये भी क्या रहेगा? अब साइन समथिंग भी फाइनाइट होता है, कॉस समथिंग भी क्या होता है? फाइनाइट। ये फंक्शन भी क्या है? फाइनाइट। लेकिन ये फंक्शन का फाइनाइट है भाई। बताओ रीजन 3 कहां से कहां तक फैला हुआ है? रीजन, अरे भैया आप एक काम करो, रीजन 3 कहां से कहां तक फैला हुआ है? 0 से ए। अरे बोलो 0 से ए, तो रीजन 3 है। तो 0 से माइनस इन्फिनिटी तो क्या है? रीजन 1। 0 से ए क्या है? रीजन 2। और ए से प्लस इन्फिनिटी क्या है? रीजन 3। तो भाई तो रीजन 3 कहां तक फैला हुआ है? ए मतलब इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो अगर आपने यहां पर क्या पुट किया? इनफाइनाइट यहां पुट करियो, बोलो भाई। तो साई 3, बताओ क्या हो जाएगी? साई 3 को कैसे लिख लो? सी 1 की पावर k2x और प्लस d 1 की पावर k2x। ये तो है। अगर आपने x इनफाइनाइट पुट किया, x आपने क्या पुट किया? इनफाइनाइट। तो e की पावर इनफाइनाइट, बोलो भाई। और 1 अरे भाई e की पावर क्या हो गया मेरे पास? ये e की पावर क्या होगा भाई? इनफाइनाइट हो गया। e की पावर क्या? इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होगा? 0। यानी ये तो क्या है? 0 हो जाएगा। लेकिन ये भाई इनफाइनाइट तो क्या हो गया? e की पावर इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट नहीं आएगा भाई। तो इनफाइनाइट प्लस 0, x इनफाइनाइट पुट किया, यहां पुट किया, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। यहां पुट किया 0 हो गया। तो इनफाइनाइट प्लस 0, तो साई 3 क्या होगा? x इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, क्योंकि अलाउड नहीं है। पता हो ना आपको इस चीज का भाई? यानी फंक्शन कभी भी क्या नहीं सकता? इनफाइनाइट। यानी कि भाई ये फंक्शन एक्सेप्टेबल कब रहेगा? जब मैं इस टर्म को हटा दूंगा। तो मैंने कौन सी टर्म यहां पर नहीं रखनी है बताइए भाई? जो फंक्शन को क्या बनाई दे रही है? इनफाइनाइट बनाई दे रही है। तो बताओ क्या रहेगा हमारे पास फंक्शन साई 3? सिंपली डी ई की पावर माइनस k2x। मेरे पास ये क्या रहेगा? इसका भाई फंक्शन रहेगा ना, इजंट इट? तो भाई फाइनाइटनेस हमने तीनों चेक कर लिया। रीजन 1 का फंक्शन भी क्या है? फाइनाइट। रीजन 2 का फंक्शन भी क्या है? फाइनाइट। रीजन 3 का फंक्शन भी क्या है? फाइनाइट। अब आप चेक करो कॉन्टिन्यूटी। अब आपने क्या चेक करना भाई? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या है भाई? मैंने आपको पता था इस रीजन में फंक्शन क्या है? 0। इसमें भाई कुछ फंक्शन होएगा, लेकिन इसमें फंक्शन कैसे ही बढ़े या घटे, x बराबर 0 पर दोनों फंक्शन क्या होना पड़ेगा भाई? x बराबर, अगर इस रीजन में फंक्शन 0 है, अगर साई 1 क्या है? यहां भी 0 है, और x बराबर 0 पर भी क्या है? 0। तो साई 2 जो होगा रीजन 2 फंक्शन, उसको शुरू कहां से होना पड़ेगा भाई? 0 से, क्योंकि बॉक्स के बाहर फंक्शन क्या है? बॉक्स के लेफ्ट साइड फंक्शन क्या है? 0। तो बॉक्स में एंट्री करते फंक्शन क्या होना चाहिए? ताकि 0 भाई, ताकि एकदम सडन चेंज ना आए। इजंट इट भाई? सडन चेंज नहीं आना चाहिए ना। और ये तो सिर्फ तुम क्या बोलेंगे कि साई 2 दिस फंक्शन साई 2 शुड बी 0, साई 2 शुड बी 0 व्हेन x बराबर है 0। क्यों भाई? क्योंकि यहां फंक्शन 0 है, तो इसमें फंक्शन बढ़े या घटे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई शुरू में फंक्शन क्या होना चाहिए? 0, ताकि भाई बाहर से फंक्शन 0 है तो एंट्री करते एकदम से फंक्शन की वैल्यू 4 या 5 ना हो जाए। 0 से शुरू हुई। जब मैंने आपको बताया ना भाई, पुल की हाइट क्या होनी चाहिए? अगर रोड की हाइट 0 है तो पुल जब शुरू होता है तो पुल की हाइट भी क्या होनी चाहिए भाई? 0। पुल फिर कितना ऊपर पहुंच जाए, लेकिन शुरू कहां से होना चाहिए? 0 से, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। यानी x बराबर 0 पे क्या होना चाहिए? साई बराबर है, साई 2 बराबर 0 होना चाहिए भाई।
तो ये बताओ, तो इनकी अब क्या चेक करो, इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो बताओ क्या होगा। तो साई 0 को साई 2 से, साई 1 को आपने साई 2 से जोड़ना है, तो x बराबर 0 पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम क्या बोलेंगे, x बराबर 0 पे साई 1 शुड बी इक्वल टू साई 2, तो भी तो क्या रहेगा भाई, कॉन्टिन्यूटी बनेगी। x बराबर 0 पे साई 1 शुड बी इक्वल टू साई 2। अब 0 पे साई 1 कितना है, 0, तो साई 2 भी क्या होना चाहिए भाई, 2। तो अब क्या करो भाई, बताओ, x पर 0 पे साई 2 क्या पुट कर लो, 0 पुट कर लो, तो क्या होगा हमारे पास, a साइन k1 x प्लस b कॉस k1 x शुड बी इक्वल टू 0 भाई, वैन x बराबर है 0, है ना। अब cos 0 क्या होता है, ये 0, cos 0 1 होता है, साइन 0 क्या हो गया 0, प्लस cos 0 क्या हो गया 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी 0। मतलब अरे भाई ये फंक्शन बॉक्स के शुरू में 0 कब होगा, ये रीजन 2 का फंक्शन है ना, जब b की वैल्यू क्या होगी 0। तो आप यहां पर b की वैल्यू पुट करके और इसको फर्दर रिफाइन कर लो। b क्या पुट करो यहां पर भाई, b कांस्टेंट है, आपने b पता कहां किया है, बॉक्स के शुरू में, लेकिन कांस्टेंट तो पूरे बॉक्स में क्या रहेगा, सेम वैल्यू रखेगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0, ये आपने 1D बॉक्स में प्रूव किया था, ठीक है। तो b की वैल्यू 0 पुट करते ये सारा क्या हो गया, तो बताओ मेरे पास साई 1 क्या रह गया, ये साई 2 और साई 3 आ गया ना, इजंट इट। लेकिन अब बॉक्स के एंड में, जैसे बॉक्स के शुरुआत में साई 1 साई 2 क्या होने चाहिए थे, इक्वल। सिमिलरली बॉक्स के एंड में भाई यहां पर कौन सा फंक्शन होता है साई 3, यहां कौन सा होता है साई 2, तो भाई बॉक्स के एंड पे दोनों फंक्शंस में क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बराबर भाई। जैसे बॉक्स के शुरू में साई 1 साई 2 क्या होनी चाहिए बराबर, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। सिमिलरली बॉक्स के एंड में साई 2 साई 3 क्या होनी चाहिए इक्वल, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे भाई, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे बताओ भाई, व्हेन x बराबर है a, व्हेन x बराबर है a, साई 2 शुड बी इक्वल टू साई 3, यानी कि x बराबर a पे दोनों क्या होने चाहिए, x बराबर a पे भाई दोनों ही क्या होने चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए ना, क्यों होने चाहिए भाई, अच्छा दोनों ये तो इक्वल होने चाहिए, इनके डेरिवेटिव भी क्या होने चाहिए भाई, आपको पता होगा ना कंटिन्यूटी तभी तो पता लगती है। यानी कि x बराबर a पे, x बराबर a पे, जैसे x बराबर 0 पे क्या था, साई 1 साई 2 बराबर होना चाहिए और उनके डेरिवेटिव भी। सिमिलरली x बराबर है a पे, साई 2 साई 3 क्या होनी चाहिए बराबर और उनके डेरिवेटिव्स भी। तुम क्या बोलूंगा, व्हेन x बराबर है a, साई 1 साई 2 शुड बी इक्वल टू साई 3, बोलो भाई, एंड डी साई बाई डी साई 2 बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू डी साई 3 बाई डी एक्स, यानी साई 2 साई 3 बराबर होने चाहिए, उनके डेरिवेटिव भी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए भाई, इजंट इट। तो बताओ साई 1 साई 2 कौन से, सॉरी साई 2 साई 3 कौन से, तुम क्या बोलेंगे, a साइन k1x बराबर होना चाहिए, बताओ किसके, डी ई की पावर माइनस k2x के, ठीक है। ये तो अरे x बराबर, तो ये तो पुट करो, x बराबर है a, x बराबर है a, रख दिया मैंने भाई, दोनों मैंने बराबर किए हैं, जो x की वैल्यू क्या है a है। सिमिलरली इनके बताओ, इनके डेरिवेटिव क्या होंगे, साई 2 साई 3 के डेरिवेटिव बताओ क्या हो मेरे पास, डी साई बाई डी एक्स क्या होगा, अरे भाई a साइन k1x है, तो साइन क्या होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या हो भाई कॉस, तो क्या है मेरे पास ये, तो डी साई 2 बाई डी एक्स क्या है भाई मेरे पास, तो k1 a भाई, अरे भाई सिंपल सी बात है, a तो कांस्टेंट है, साइन k1x से क्या हो गया कॉस k1x हो गया, और फिर करो इसका भाई एंगल का k1, फिर क्या आ गया k1a cos k1x आ गया, k1a cos k1x। अब बताओ भाई इसका बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो भाई, डी एज इट इज डी
एज इट इज, और माइनस के टू कहाँ जाएगा? अरे भाई e की पावर माइनस के टू एक्स, ई की एक्स कैसे ई की एक्स होता है, इजंट इट, और माइनस के टू कहाँ गया? बाहर आ गया। मेरे पास ये आ गया ना भाई, नहीं बता आपको पहले पढ़ रही है, आसान है मुश्किल भाई है। तो भाई इस तरीके से हमारे पास तो क्या है भाई, हमारे पास वैल्यूज आ गई। लेकिन आप बताओ भाई, लेकिन ये बराबर कब होनी चाहिए डेरिवेटिव? ध्यान रखो, बताओ कहाँ पर? अरविंद की डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पर, कब? व्हेन एक्स बराबर है ए। तो भाई एक्स क्या होना चाहिए यहाँ पर? एक्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए, यानी कि k1a cos k1a माइनस k2 d e की पावर माइनस k2a क्या होनी चाहिए? बराबर इक्वल होनी चाहिए भाई, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ कि इसको माइनस को साइड ले आओ, तो क्या है मेरे पास? माइनस k1 बाई k2, माइनस k2 को साइड ले आओ भाई, तो k1 से भाग कर दिया, उस साइड बताओ क्या चलेगा हमारे पास? भाई हमारे पास दूसरी साइड बताओ हमारे पास क्या चला गया? बताओ। पहले बल्कि आप एक काम करो, इससे पहले काम करो, आप यहां से देखो डी ई की पावर माइनस के टू ए किसके पावर होता है? ए साइन के वन ए। तो भाई मैं इसको डी ई की पावर माइनस के टू ए को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? ए साइन के वन ए से। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये के वन ए कोस के वन ए इज इक्वल टू के माइनस के टू। लेकिन अब आप डी ई की पावर माइनस के टू ए को रिप्लेस कर दो ए साइन के वन ए, ए साइन के वन ए से रिप्लेस कर दो। अब बताओ ए से ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना, ठीक है। अब के टू साइड फेंक दो, बताओ मेरे पास क्या गया? माइनस के टू साइड ले आओ, ठीक है। अच्छा इसको साइड ले भाई, तो क्या है मेरे पास? ये माइनस के वन बाई के टू इज इक्वल टू साइन के वन ए बाई कोस के वन ए, इजंट इट। अब साइन बाई कोस क्या होता है? टेन होता है। तुम क्या बोलूंगा कि टेन के वन ए बाई, सॉरी टेन के वन ए क्या गया मेरे पास? माइनस के वन बाई के टू। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी ना, मेरे पास टेन के वन ए क्या आ गया? माइनस के वन बाई के टू, इजंट इट। अब के वन और के टू क्या थे मेरे पास? ये थे ना, बोलो भाई। अब यहां से के वन के टू की वैल्यू निकाल के आप कहां पुट कर देता हो भाई? यहां पुट कर दे, इजंट इट। पहले बल्कि क्या करो इसका? अरे भाई पहले क्या करो इसका? स्क्वायर कर लो चाहिए इसका, क्या? अरे बोलो भाई आ गया ना हमारे पास, देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो वो एक काम करो भाई, हमारे पास क्या है? टेन के वन ए, ये होगा ना टेन के वन माइनस के वन बाई के टू। अब के वन के टू की वैल्यू यहां से निकाल के, अरे ये रही ये वाली और ये वाली, कहां पुट कर दे बताओ आप भाई? यहां पुट कर दोगे? अरे भाई टेन के वन ए दोनों जगह पुट करनी है। यहां तो क्या पुट कर दो? के वन की वैल्यू यहां से निकाल के, इजंट इट। और के वन और के टू की वैल्यू यहां से कहां पुट कर दो? यहां पुट कर दो, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो बताओ मेरे पास क्या? बहुत सिंपल। अब तो ये, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा? बोलो भाई। तो हमारे पास क्या है फाइनली? बताइए भाई, बताओ। 10, अरे सॉल्व करने पर क्या है मेरे पास? ये 10 रूट 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर। तो मेरे पास आएगा 10, बताओ 10, फिर क्या है? रूट 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ई बाई माइनस रूट वी बाई, सॉरी ई बाई वी माइनस, ये है ना बस वही, ठीक है। तो इस तरीके से वही हमारे पास ये एक इक्वेशन सेटअप होगी, ठीक है। अब आप ये देखो, मैं आपको बताऊं भाई, ये तो क्या है? लेफ्ट साइड, ये तो क्या हमारे पास? राइट साइड, ओके। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, अब आपने इनको प्लॉट करना है। देखो इसमें भी क्या है? ई, और इसमें भी क्या बताओ भाई? ई। मैं आपको देखो यहाँ पर कोई, आपने वो देखिए यहाँ पर कोई क्वांटम नंबर नहीं आया, इस सिस्टम के लिए कोई क्वांटम नंबर नहीं आया ना भाई। तो आप एनर्जी की अलाउड वैल्यू कैसे मालूम करते हो?
जब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। क्या, अरे बोलो भाई। अच्छा पहले बारी आप, चलो भाई पहले आप बताओ, ये इक्वेशन बताओ क्या होगी हमारे पास, सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो इसमें भी ई है और इसमें भी क्या बताओ भाई, ई है। तो आप क्या करो भाई, आप इन दोनों को प्लॉट करो। किसको भाई, ये क्या मान लिया बढ़ती हुई, ये क्या बढ़ती हुई ई, इस साइड क्या भाई क्या होती है, ई बढ़ती है। देखो ई के साथ ये वाला पोर्शन कैसे बदलता है और ये वाला पोर्शन कैसे बदलता है। तो एक का तो कर्व कैसा आएगा, इस टाइप से, समझे बात। एक का कर्व तो कैसा आएगा, इस टाइप। तो एक पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जिसपे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी भाई। अरे भाई जब आप ई बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बदलेगी और ये भी क्या होगा, अगर आपको एम वी, अरे भाई अगर आपको एम पता है और वी पता है, बॉक्स की लेंथ आपको पता है, नहीं समझे बात। तो आप ई की वैल्यू बढ़ा के लेफ्ट साइड वेरी करेगी और भाई राइट साइड वेरी करेगी। एक पॉइंट तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या कर जाएंगे, आपस में मैच कर जाएंगी। वो क्या होगी, वो क्या होगा भाई, अलाउड एनर्जी लेवल। नहीं पता आपको, पहले पड़ी क्या, देखो यहां पर बताओ ये क्या है, आर एच, ये बताओ क्या है भाई, अरे भाई क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्या है, राइट हैंड साइड करो तो कैसा आएगा, ई के साथ ऐसा। ये बताओ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड करो भाई, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का करो तो ये है, राइट साइड करो तो क्या भाई ये है। तो एक एनर्जी पे एक एनर्जी बताओ क्या, दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों साइड की वैल्यू क्या रखी है पर भाई, बराबर हो रखी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलाउड एनर्जी। तो आप सिंपली भाई इसका मास और भाई पोटेंशियल बदल के आप बाकी स्टेट्स हासिल कर सकते हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई एम ए या वी बदल के आप बाकी स्टेट्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। और भाई आप ये बताओ, और जो ए और डी है, ए बाई डी क्या होगा बताओ भाई। अरे भाई ए हमारे पास, अरे भाई आप ए, आप इसको इससे भाग करके, भाई क्या आप इसको इससे भाग करके, हमारे पास कहाँ था, अरे भाई आप इस फंक्शन को इस फंक्शन से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ रही है, अरे बोलो भाई। तो आप तो क्या निकाल सकते हो, तो फिर आराम से आप इन दोनों फंक्शंस का रेशियो निकाल के और ए बाई डी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ए बाई डी कैलकुलेट करके फिर आप बताओ क्या निकाल सकते हो, तो भाई बताओ। अरे इनको नॉर्मलाइज करके आप इन क्वांटम नंबर्स की, सॉरी इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पर एक खास बात आपने देखी, बताओ भाई बात हुई थी ना हमको, भाई हमको पता लग गया कि ऐसे सिस्टम की एनर्जी कैसे निकलती है। अरे भाई इसको ही प्लॉट करो वर्सेज ए, इसको ही प्लॉट करो वर्सेज ए, जिस पॉइंट पे दोनों प्लॉट क्या हो जाएंगे, काट जाएंगे, वो क्या है, अलाउड एनर्जी, इजंट इट, ठीक है। लेकिन आप कहोगे फिर भाई ये फंक्शन बिहेव कैसे करेगा, तो आप खुद देखें फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। बोलो भाई रीजन थर्ड में फंक्शन कैसे डीके होता बताओ भाई, रीजन थर्ड में फंक्शन डीके कैसे होता है। अब जो आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाली है, आपने जो ग्राउंड स्टेट की आपने क्या निकाली भाई, एनर्जी निकाली है, क्या करो उसका, अब बोलो उस ग्राउंड स्टेट का क्या करो, पिक्टोरियल डिपिक्शन, उसका पिक्टोरियल डिपिक्शन, ओके। तो क्या आएगा भाई, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास बॉक्स ऐसा ना भाई, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो यहां बताओ फंक्शन क्या है, जीरो, यहां पर तो फंक्शन है नहीं भाई। फिर तो शुरू में फंक्शन क्या बॉक्स के, जीरो, फिर अंदर क्या होता है बताओ भाई, बढ़ता है, बढ़ गया ना। और बॉक्स के एंड पे, बोलो भाई पहले बताओ, बॉक्स के एंड पे ये फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, ए, तो एक उस नंबर आएगा ना भाई, और उतना ही नंबर किसने देना चाहिए हमको, इस नंबर ने। तो बताओ भाई बताओ फिर ये, और ये पूरी तरह जीरो कहां जाके होगा, इनफाइनाइट पे। तो पहले फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन क्या है, जीरो 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 जीरो, फिर यहाँ पर क्या है, जीरो से इसके अंदर बढ़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पर सिंपल 1D बॉक्स की तरह बॉक्स के एंड में जाके फंक्शन जीरो नहीं होगा, क्या रहेगा, नॉन जीरो। लेकिन जो इसकी नॉन जीरो वैल्यू होगी, उसी नॉन जीरो वैल्यू से बताओ क्या होगा, साई 3 शुरू होगा भाई, नहीं समझे बात। साई 2 की बॉक्स के एंड में जो क्या आएगी वैल्यू आएगी, उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, बॉक्स के, अरे भाई बॉक्स के एंड में उतनी वैल्यू किसकी होगी, साई 3, क्योंकि भाई साई इस रीजन के बाद चलना किसको है बताओ। तो यहां पर तो फंक्शन चलता है साइन फंक्शन की तरह, कैसे चलता भाई। लेकिन उसके बाद रीजन 3 में
फंक्शन कैसे डीके करेगा बताओ भाई। अरे भाई साई 3 क्या है, डी ई की पावर माइनस k2d नहीं है क्या, सॉरी k2x नहीं क्या, तो x बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा तो फंक्शन घटेगा, और फंक्शन पूरी तरह कहां जाके जीरो होएगा, इनफाइनाइट पे। मतलब इसके बाद ये फंक्शन ऐसे घटेगा, नहीं बात आपको पहले पढ़ रहे भाई। अरे बोलो भाई फंक्शन बढ़ता गया फिर घटता गया, फिर यहाँ पर नॉन जीरो भाई, फिर लेकिन इसके बाद फंक्शन साइन फंक्शन पे भी नहीं करेगा, कैसे भी करेगा, बोलो भाई एक्सपोनेंशियल डीके, और पूरी तरफ तो कहां जाके जीरो होएगा, ये इनफाइनाइट। यानी देखा जाए तो भाई ये फंक्शन, इसमें आपने इसको भाई कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है, नहीं समझे बात। इसको अगर मैं आपको भाई थोड़ा फिजिकल इसको समझाना चाहूँ तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। मान लिया एक पाइप है, समझ के बात भाई। अरे बोलो भाई एक पाइप है और इस पाइप के अंदर ये मान लो भाई ये पाइप शीशे की है, क्या ये शीशे की पाइप है ये, ठीक है बात, ओके। और इसके अंदर कबूतर क्या है, ट्रैप्ड। इस शीशे की पाइप में यहां क्या भरा है, कंक्रीट, यहां क्या भरा भाई, कंक्रीट शो करता है इनफाइनाइट पोटेंशियल। ये क्या शो करता है भाई, इनफाइनाइट पोटेंशियल। यहां पर मैंने क्या रखा, कंक्रीट, ठीक है। और भाई शीशे की पाइप यहां से क्या है, इसमें क्या भरा है, सॉलिड ग्लास। अरे भाई यहां पर क्या है, ये सॉलिड बिल्कुल, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अरे बोलो भाई यहां बताओ क्या है ये, पहले तो यहां क्या है, कंक्रीट, यहां क्या है, शीशे की होलो पाइप, ठीक है बात। और यहां क्या है, शीशे की सॉलिड पाइप, मतलब जो पाइप है भाई इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, होलो नहीं है ये पाइप यहां से, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, ग्लास ही हुआ ना, इसके अंदर क्या हुआ भाई, ग्लास ही तो हुआ। अब इसको आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो, यहां पर क्या हो गया, तो भाई कंक्रीट क्या शो कर रहा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल। शीशे की होलो पाइप क्या शो कर रही है, मान लिया, बोलो भाई पोटेंशियल जीरो, और शीशे की पाइप में क्या भरा हुआ है, ग्लास, शीशा ही भरा हुआ है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं बताओ भाई, वी पोटेंशियल। बात आपको पहले पड़ गई, तो है ना 3 रीजन भाई, नहीं समझे बात। अच्छा पहले मान लो कि यहां भी कंक्रीट और यहां भी क्या है, कंक्रीट, पहले क्या मान यहां भी कंक्रीट, यहां भी क्या भाई, कंक्रीट है, समझ गए बात। दोनों साइड का पोटेंशियल इनफाइनाइट, तो आपका कौन सा हो गया, सिंपल 1 डायमेंशनल बॉक्स हो गया। तो बताओ इसमें अगर एक कबूतर ट्रैप्ड है और इसको मैं ऐसे करें तो कहां पहुंच जाए, क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में, बताओ क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम स्मोक, और स्मोक हल्का पड़ता पड़ता एंड पे क्या हो जाएगा, जीरो। स्मोक की डेंसिटी शो कर रही है फंक्शन की स्ट्रेंथ को भाई, क्योंकि फंक्शन मैक्सिमम कहां होता है, 1D बॉक्स में फंक्शन मैक्सिमम कहां होता था, इनफाइनाइट ग्राउंड स्टेट में क्या था भाई, ये ऐसा फंक्शन ही था क्या, सेंटर में फंक्शन मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम स्मोक हल्का पड़ता पड़ता जीरो, हल्का पड़ता पड़ता जीरो। लेकिन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने भाई स्मोक आपने अब क्या कर दिया, सॉरी आपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोटेंशियल कर दिया, वी कर दिया। अब पता क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तो क्या होगा, बोलो भाई जीरो स्मोक, यहाँ स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फिर घटता 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 यहाँ पर जीरो ना हो, नहीं समझे बात भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। स्मोक की यहाँ पर कुछ वैल्यू, फंक्शन की यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, स्मोक कम, नहीं समझे बात। और इसके अंदर भी क्या फैल जाएगा ये, यानी हमने ऐसे किया, वो कबूतर तो क्या होगा वहां से, इस शीशे, अरे भैया मान ले इस तरह के सिस्टम में कबूतर ट्रैप्ड है, क्लासिकली आपको वो एक टाइम पे एक जगह नजर आ रहा है ना, आपने ऐसे किया, कहां पहुंच गया, क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में। तो पता क्या होगा, इस पूरे पाइप में क्या भर जाएगा, एक स्मोक भर जाएगा, वो स्मोक यहाँ क्या होगा, क्लीन, फिर क्या होगा, गहरा, फिर क्या होगा, हल्का पड़ता पड़ता, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा, समझे बात। और इसके बाद वो स्मोक कहां भर गया, उस शीशे की सॉलिड पाइप में भी आपको क्या नजर आएगा, एक व्हाइट बादल। और भाई वो व्हाइट बादल शीशे की सॉलिड पाइप में पूरी तरह क्लीन कहां जाके होगा, शीशे की पाइप में इनफाइनाइट डिस्टेंस में। मतलब देखा जाए तो अब वो कबूतर कहां रहता है, इस होलो रीजन में तो रहता है, इस होलो रीजन में तो रहते रहता है, शीशे का तो क्या है, सॉलिड पाइप, उसमें भी वो कबूतर रहता है, और कहां तक रहता है, इनफाइनाइट। एक तरह से आपने उसको भी नहीं, जैसे भाई उसको दीवार में आपने चुनवा दिया हो भाई, अरे बोलो भाई है, तो नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, क्योंकि फंक्शन पूरी तरह कहां जाके जीरो होएगा, इनफाइनाइट। यानी वो कबूतर दो जगह रहता है, यहां भी रहता है और यहां भी रहता है,
यहाँ वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से a तक, लेकिन a पे क्या नहीं हुआ, 0 फंक्शन भाई, और a के बाद x तक कहाँ से कहाँ। तो अगर आपने भाई कबूतर की आप क्या निकालना चाहो, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट, तो बताओ आपने क्या करना पड़ेगा, तो आपने भाई इस फंक्शन का तो आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, इस फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, 0 से लेके a तक, और इस फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, a से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। उन दोनों का सम आपके पास क्या आएगा, 1, क्योंकि भाई कबूतर के मिलने की संभावना 100% कहानी है, इसमें नहीं है। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, आसान है कि मुश्किल भाई, कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई, ऐसे ही क्या होंगे हमारे पास, बाकी स्टेट आ जाएंगी, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं बाकी स्टेट्स। लेकिन हमने एक बात देख ली भाई, अगर इसके सामने इनफाइनाइट रीजन क्या आ जाए, अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, बताओ इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइनाइट विड्थ। हाँ बेटा बोलो, क्या नहीं है बताओ, कंक्रीट, अरे जिससे भाई ये क्या बोलते हैं घर बनाते हैं, कंक्रीट, अरे भाई जो रोडी करे सर ने तो उसको सीमेंट मिला के कंक्रीट, समझे बात, वो भर रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो सब क्या बिल्कुल क्या है, यानी कि इसमें इसको मैंने मेटाफोरिकली माना है कि भाई ये क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल, ये क्या है, क्योंकि भाई तक इसमें, क्योंकि ये शीशे का पाइप होगा और इसमें व्हाइट बादल वो आपको नजर आ जाएगा, से बेशक क्या है ये सॉलिड, नहीं समझे बात भाई, ग्लास आप उसको देख पाओगे ना भाई कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सफ़ेद बादल 0, सफ़ेद बादल 11 होता तो मैक्सिमम, हल्का पड़ता पड़ता यहाँ पर 0 नहीं हो, नॉन जीरो, फिर नॉन जीरो बादल भाई यहाँ पर नॉन जीरो से शुरू होगा, लेकिन घटता घटता पूरी तरह क्लीन कहाँ जाके होगा, इनफाइनाइट। भाई सेकंड स्टेट आप इनको ऐसे डिपिक्ट कर सकते हो, ठीक है, हालांकि उनको भी ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, मान लिया हमारे पास ये स्टेट आ गई भाई, अरे बोलो भाई नहीं समझे बात, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा फंक्शन, बताओ भाई, अरे बोलो भाई क्या होगा, नॉन जीरो, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, यहाँ पर फंक्शन ऐसे डीके कर जाएगा, मतलब करेगा क्या ये डीके, नहीं समझे बात भाई, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में। अरे जैसे आपकी 1D बॉक्स की स्टेट नहीं आया करती क्या, उन्हीं को आप क्या कर दो, उनको आप जो ग्राफ आ रहा है उनको कहाँ जीरो मत करियो उसको, अरे भाई देखो मेरे ख्याल से भाई ऐसे बनेगा फ्री, देखो आप बताओ पहले 1D बॉक्स के ग्राफ कैसे आया करते हमारे पास, ऐसे आया करते ना, अरे बोलो भाई मैं कह ये लाइन है ना ये यहाँ लगा दो और इस पोर्शन को ऐसे ना बना के एक्सपोनेंशियल कर दो, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ये लाइन यहाँ लगा के फिर उसको भाई ऐसे एक्सपोनेंशियल को कर दो, ठीक है बात ओके। तो यहां से हमको आइडिया हुआ भाई कि फंक्शन इसमें एक तरह से फंक्शन भाई यहां पर पेनिट्रेट कर सकता है, जो फंक्शन यहां है वो फंक्शन कहां पेनिट्रेट कर सकता है भाई, वी पोटेंशियल रीजन के अंदर, और पूरी तरह डी के कहां जाके होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से ही, अब आप सोचो भाई, आप खुद कह रहे हो, ये बताओ क्या है इनफाइनाइट पोटेंशियल, क्या भाई इनफाइनाइट, और यहां बताओ क्या है वी पोटेंशियल, ओके। तो बताओ फंक्शन क्या है, यहां पर जीरो होगा, फंक्शन क्या हो गया, ऐसा क्या मेरे पास भाई, अब ये फंक्शन यहां बताओ पूरी तरह कहां जाके जीरो होएगा, अगर ये रीजन कहां तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रीजन इनफाइनाइट तक ना फैला हुआ, मैं ये बोलूं भाई ये रीजन फैला हुआ है खास दूरी तक, इसकी विड्थ है प्रॉपर, ठीक है, और फिर से क्या आ गया हमारे पास जीरो पोटेंशियल रीजन, यहां क्या है इनफाइनाइट पोटेंशियल, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने वी पोटेंशियल वाले रीजन को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड ना करके मैंने इसकी खास दूरी बना दी, समझे तो फिर हमने क्या आगे फिर से क्या बना दिया, तो भाई ये फंक्शन यहां पर डीके करता हुआ एक्सपोनेंशियली क्या इसके अंदर नहीं पहुंच जाएगा क्या, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, ये ऐसे पहुंचे कैसे ही पहुंचे, लेकिन क्या ये कहां पहुंच जाएगा, दूसरे रीजन के अंदर नहीं पहुंच जाएगा क्या, यानी कि ये कबूतर भाई जो पार्टिकल है ये इस बॉक्स में रहेगा और भाई यहां भी पहुंच जाएगा, isn't it? तो यहां से हमको आइडिया हो भाई कि अगर हम विड्थ जो है बैरियर की वो इनफाइनाइट ना रखें, हम क्या करें भाई फाइनाइट रखें, क्योंकि ये पूरी तरीके कहां जाके होता है इनफाइनाइट भाई,
पूरी तरह कहाँ जाके जाके जीरो होता है, इनफाइनाइट पे। तो अगर हम इसकी विड्थ क्या कर दें, फाइनाइट कर दें, तो भैया पूरी तरह डिके नहीं होगा और कहाँ पहुँच लेगा, रीजन 3 के एंड पहुँच जाएगा ना भाई। और फिर से क्या शुरू हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल रीजन। तो ये वहाँ पर एक तरह से फंक्शन दूसरे रीजन के अंदर नहीं पहुँच जाएगा क्या? अरे बोलो भाई। तो ये उस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा बिना, अरे बस ये उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर जाएगा क्या? ठीक है बात। तो बताओ इसको आ गया भाई, फर्दर ऐसे समझ सकते हो। पहले तो ये बात आपको पहले पढ़ गई क्या? अब बताओ क्या पढ़ो पहले, पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइनाइट थिकनेस। तो भाई ये जो पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइनाइट थिकनेस है, ये एक तरह से इसी का क्या है? अरे भाई अब आप थोड़ा इसको भाई ऐसे मानो, पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइनाइट थिकनेस। ठीक है, बताओ अब क्या मानना आपने भाई? ये आप ये मानो कि भाई जो बैरियर की जो, अरे भाई यहां पर क्या हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल, यहां अभी तक हम क्या माना था, ये कहां तक फैला हुआ था? अरे भाई इसकी हाइट तो क्या, ये तो क्या इनफाइनाइट पोटेंशियल, ये क्या जीरो पोटेंशियल। और ये बताओ क्या था, अभी तक कहां तक फैला हुआ था? ये इनफाइनाइट दूर तक फैला हुआ था आपका वी पोटेंशियल। अब मैं कहूँ भाई वी पोटेंशियल इनफाइनाइट दूर तक ना फैला हुआ, एक फाइनाइट दूरी तक ही फैला हुआ भाई। बात आपको पहले पड़ गई। और फिर से क्या शुरू हो गया, जीरो पोटेंशियल रीजन। तो ये भी क्या है, वी जीरो, ये भी क्या है वी जीरो, ये क्या है वी, और ये क्या है वी इनफाइनाइट। समझ गए बात? तो हमको पता, हमको थोड़ा आइडिया भाई, हमको इससे पहले वाले से हमको ये पता है कि अगर जीरो, अगर इस रीजन में फंक्शन भाई कैसे वेरी करे, इसमें कैसे डिके करता है, एक्सपोनेंशियली। लेकिन एक्सपोनेंशियली डिके करके भाई पूरी तरह जीरो कहाँ जाके होता है, इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट दूरी से पहले क्या शुरू हो गया भाई, फाइनाइट, अगर इसकी थिकनेस क्या फाइनाइट है तो ये नॉन जीरो रहेगा ना, और अगला जीरो पोटेंशियल रीजन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये फंक्शन कहाँ पहुंच जाएगा, यहां पर नहीं पहुंच जाएगा क्या भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? तो एक तरह से क्या हो जाएगा भाई, जो फंक्शन, जो पार्टिकल यहां रहा करता, वही पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, दूसरे जीरो पोटेंशियल रीजन के अंदर, इजंट इट? तो इसकी फिलहाल आप विड्थ क्या मान लो, एल। क्या मान लो भाई? अरे भाई इसके आप इसकी विड्थ क्या मान लो, एल मान लो। ठीक है, जीरो से एल। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या कि भाई ये रीजन कहां से शुरू होता है? बोलो भाई, एक्स बराबर है जीरो से शुरू होता है और कहां तक चलता है, एक्स बराबर है ए तक। अरे भाई पहले मैंने जीरो से ए इसको माना था, अब मैंने जीरो यहां मान लिया, जीरो से ए। तो विड्थ ऑफ द बैरियर क्या है, यानी यहां पर आपने क्या देखना है, विड्थ ऑफ द बैरियर। यानी एक पार्टिकल है जो कहां रहता है, जीरो पोटेंशियल रीजन में, वो टक्कर मारता है एक वी पोटेंशियल के बैरियर से, उस बैरियर की विड्थ क्या है, जीरो से एल। तो हमको देखना है कि भाई क्या ये अगले जीरो पोटेंशियल रीजन में पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। अभी पहुंच तो सकता, हमको पता है, क्योंकि हमको पता है भाई इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो भाई कुछ ऐसे वेरी करेगा, फिर ये डिके करेगा एक्सपोनेंशियली। लेकिन भाई एक्सपोनेंशियली पूरी तरह डिके करने के लिए इनफाइनाइट दूरी चाहिए, इनफाइनाइट विड्थ है नहीं बैरियर की। बोलो भाई, तो ये नॉन जीरो रहेगा ना इस पे भी, तो ये कहां पहुंच जाएगा, दूसरे रीजन के अंदर। ये समझो बात? तो यहां पर देखा जाए तो फंक्शन 3 जगह रहेगा, बताओ कहां पर? आप इसको ऐसे नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? नहीं, फंक्शन 3 जगह रहेगा, तो कहां पर? एक तो यहां पर रहेगा, एक यहां रहेगा, और एक यहां भी रहेगा साइमल्टेनियसली। यानी अगर मुझे क्या पता करना हो, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, तो मैं यहां का फंक्शन निकाल के, यहां का फंक्शन निकाल के, इसके फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेट, इसके फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेट, इसके फंक्शन स्क्वायर, भाई उनको जोड़ूंगा, तब मेरे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई। लेकिन फिलहाल हमें क्या देखना है कि भाई ये इसके क्या बोलते हैं, इसमें से ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, ओके। तो बताओ भाई आप, अब देखो मैंने भाई यहां पर शो नहीं किया है, मैंने यहां पर क्या मान लिया कि ये जीरो पोटेंशियल रीजन कहां तक फैला हुआ है। अरे भाई मैंने शो नहीं किया, मैंने वी इनफाइनाइट शो नहीं किया यहां पर। अरे भाई मैंने एक तरह से सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या हटा दिया है, ये मैंने सिंपली सिर्फ ये बोल दिया, समझ गए बात? अरे बात तो वही है जो मैंने बोल दिया भाई कि जीरो पोटेंशियल रीजन है, और जीरो पोटेंशियल रीजन में इसको पहुंचना है, लेकिन सामने क्या एक बैरियर, किसका, फाइनाइट थिकनेस का। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो ध्यान से देखो, ये बहुत ईजी है।
बताओ क्या करोगे आप? विड्थ ऑफ द बैरियर क्या है? 0 से L। तो ये पार्टिकल इसको जब अप्रोच करेगा तो एक पार्टिकल यहाँ है, ये टक्कर मारेगा किसमें? इस बैरियर में। हमको देखना है ये इसके पार पहुंचने की संभावना कितनी है। तो भैया आप बताओ यहाँ पर कितने रीजन भैया बताओ भाई पहले बात। यहाँ पर 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और वही रीजन 3, इजंट इट? तो भाई हमने श्रोडिंजर इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी? अरे भाई हमारे पास तो क्या होती है श्रोडिंजर इक्वेशन, बताओ क्या होती है? 1 डायमेंशन सिस्टम है ना, बताओ क्या होगा? कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, ठीक है। और भाई ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो एक बार यहाँ पर क्या पुट कर दो? साई 1 यानी कि पहले रीजन का फंक्शन और पहले रीजन की, बोलो भाई, पहले रीजन का पोटेंशियल। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या? तो भाई पहले रीजन का पोटेंशियल और पहले रीजन का ही फंक्शन, इसको सॉल्व करो। तो मेरे पास कितनी, तो मैंने भाई कितनी श्रोडिंजर इक्वेशन भाई मैंने सेटअप करनी पड़ेंगी? 3। बताओ कौन कौन सी? एक तो ये वाली, अरे बोलो भाई, और एक यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा? v, वो किसके लिए जाएगी? इस रीजन के लिए। फिर मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा? 0 और साई 3। क्या भाई? अरे एक बार यहाँ पर क्या पुट कर दो? 0, एक बारी v और फिर 0। तो आपका साई 1, साई 2, साई 3 क्या हो जाएंगी? श्रोडिंजर इक्वेशन क्या हो जाएंगी? सेटअप हो जाएंगी ना। तो बताओ क्या रीजन 1 के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये क्या है? रीजन 2 के लिए, ये किसके लिए? रीजन 3 के लिए। समझ गए बात? अब इसे आप क्या मान लो? 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर। अरे भाई 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर क्या मान लो आप इसको? इसको मान लो K1 स्क्वायर। तो भाई रीजन 3 में और रीजन 1 में तो क्या आएगा? K1 स्क्वायर ही आएगा, सेम कांस्टेंट आएगा ना भाई। क्यों? कि दोनों पोटेंशियल क्या है? 0। तो बताओ, तो ये किस मतलब? तो 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर K1 स्क्वायर मान लिया, ये हो गया। तो ये क्या बन गई? रीजन 1 की क्या बन गई? ये बन गई भाई, ठीक है। और यहां देखियो भाई 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर, ये भी मैंने क्या मान लिया? अरे मैंने क्या मान लिया? 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर मैंने क्या मान लिया? K1 स्क्वायर, ठीक है बात। और यहां भी क्या मान लो इसको? K1 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन दूसरे रीजन का जो पोटेंशियल था क्या था? V था ना। तो 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी बाई, इसे क्या मान लो आप? बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? अरे बोलो भाई, तो K2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ये होगी, ये होगी, ये होगी ना हमारे पास ये। अब बताओ इस इक्वेशन सोल्यूशन क्या होता है? इस इक्वेशन का भाई सॉल्यूशन बताओ क्या? अरे क्या भाई ये साई 1 वाली इक्वेशन, ये कौन सी हमारी? रीजन 1 के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आ गया ये। बोलो भाई, साई 1 ए ई की पावर माइनस आयोटा K1x बी ई की पावर माइनस आयोटा K1x। अब ये बताओ कौन सी है? सेकेंड रीजन के लिए इक्वेशन। ये बताओ क्या सॉल्यूशन? अरे ये भी किसका आ गया? सेकेंड रीजन के लिए, इजंट इट? और इसका बताओ क्या गया मेरे पास? थर्ड रीजन वाली श्रोडिंजर इक्वेशन का बताओ सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? बताओ, ये आ गया ना साई 3। अरे भाई ये किसका है? भाई कितना सिंपल है। इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसका जनरल सॉल्यूशन ये रहा, इसका जनरल सॉल्यूशन भाई ये रहा, इजंट इट? बोलो भाई। अब बताओ, लेकिन जो ये हमारे पास रीजन 3 है, क्या रीजन 3 का जो वेव फंक्शन है, क्योंकि रीजन 3 में भाई पार्टिकल यहां से तो चला ही है ना, तो यहां से टकरा के वापस आ सकता है भाई। लेकिन रीजन 3 में आगे कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या मान रखा कि वी जीरो कहां तक फैला हुआ है? इनफाइनाइट तक। नहीं समझे बात भाई? आगे कुछ है ही नहीं भाई, तो ये किसी से भाई रिफ्लेक्ट बैक होने के चांसेस नहीं है ना। तो यानी कि बी डैश में क्या मान सकता हूं? तो रीजन, अरे भाई फंक्शन 3 के जो कौन से कॉन्स्टेंट्स ए डैश, और ध्यान रखो भाई, साई 1 में कॉन्स्टेंट मैंने क्या लिए हैं? ए बी, और साई 3 में क्या लिए हैं? ए डैश और बी डैश, क्योंकि दोनों में कॉन्स्टेंट क्या था? K1। अरे भाई दोनों में K1 था ना, तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर क्या लो आप? ए डैश और बी डैश।
तो बी डैश में तो क्या हो जाएगा अपने आप, क्योंकि रीजन थर्ड में रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बी डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास। तो मेरे पास साइड 3 पे तो सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास, सिर्फ ये वाला पोर्शन, इजंट इट। तो मेरे पास ये क्या गया भाई, साइड 3 आ गया। अब आप मुझे बताओ भाई, कॉन्टिन्यूटी तो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्या आपको कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ेगी? तो क्या इस बाउंड्री पे, यहां कौन है साई 1, यहां कौन था साई 2, तो इस बाउंड्री पे यानी कि x बराबर है 0 पे, x बराबर है 0 पे, क्या साई 1 और साई 2 भाई बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? और बताओ, और x बराबर है, x बराबर एल पे, तो एल पे x बराबर एल पे क्या होना चाहिए, साई 2 और साई 3 क्या होनी चाहिए? ये बात आप मानोगे? तो क्या बनी रहे, कॉन्टिन्यूटी, इजंट इट? बताओ, तो ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। तो भाई, तो मैंने मुझे बताया x बराबर 0 पे क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए 0, सॉरी बराबर भाई। तो साई 1 शुड बी इक्वल टू साई 2 एट x बराबर है 0। अरे भाई इस बाउंड्री पे क्या इस रीजन का फंक्शन और इसका फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू रखे, ताकि उनमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहे भाई। तो मैंने क्या कर दिया, तो दोनों फंक्शन क्या कर दो आप, इक्वल पुट कर दो, कर दिया पुट। अरे बोलो भाई, दोनों फंक्शन आप क्या पुट कर दो भाई, इक्वल पुट। ये क्या है साई 2 साई 1, ये क्या हमारा साई 2, और x को किससे हटा दो, अरे भाई 0 से। अरे भाई ये साई 1 है, ये साई 2 है, क्या दोनों फंक्शन x बराबर 0 पे बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? बराबर पुट कर दो, और x की वैल्यू क्या रख दो 0 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1। तो क्या रहेगा मेरे पास, ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी आ गया मेरे पास, नहीं आया क्या? तो क्या मेरे पास a प्लस बी क्या आ गया मेरे पास, c प्लस डी आ गया। लेकिन क्या x बराबर 0 पे फंक्शन ही बराबर होते हैं कि इनके d साई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 बाई, क्या x बराबर 0 फंक्शन ही बराबर होंगे कि उनके डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे भाई, होना चाहिए ना बराबर भाई। तो क्या करो, तो ये क्या करो भाई, ये साई 1 का क्या करो डेरिवेटिव, साई 2 का क्या करो डेरिवेटिव। अरे भाई अब मैंने क्या लिख लिया इनके, अरे भाई मेरे पास साई 1 साई 2 है, ये क्या साई 1 डेरिवेटिव, ये क्या साई 2 का डेरिवेटिव। यहां भी वही बात है, x बराबर 0 पुट करो, फिर पुट कर दिया हमारे पास वही हमने। तो मेरे पास क्या गया, a माइनस बी आ गया यहां से। अरे कितना सिंपल है, मैंने साई 1 साई 2 पुट किए x बराबर 0 पे, समझे बात? तो मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। और जो मैंने तो क्या किया, मैंने इन फंक्शंस के डेरिवेटिव को पुट किए, x बराबर है 0 पे, तो मेरे पास a माइनस बी आ गया ना भैया। तो मेरे पास a प्लस बी पर मेरे पास a माइनस बी भी है। अब बताओ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, x बराबर है l पे क्या होना चाहिए, उसी तरीके से साई 2 और साई 3 क्या होनी चाहिए बराबर। तो भाई साई 2 साई 3 क्या करो बराबर पुट कर दो, लेकिन x किससे रिप्लेस करो इस बारी, l से, इजंट इट? और साई 2 साई 3 क्या कर दो भाई डेरिवेटिव, और यहां भी क्या कर दो भाई, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई। अब आप मुझे बताओ, अब ये तो क्या, अब ये किससे आया, ये इक्वेशन किससे आई बताओ? अरे भाई ये किससे आई है, ये किससे आई है, साई 2 साई 3 इक्वल पुट करने पर। और ये किससे आई है, साई 2 साई 3 के डेरिवेटिव्स इक्वल पुट करने पर। अब आप इस इक्वेशन 47 को इक्वेशन 51 में जोड़ दोगे आप। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो डी सी डी क्या हो जाएगा, डी सी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? अरे जब आप इसको इसमें जोड़ोगे तो यहां प्लस डी है, यहां पर क्या भाई माइनस डी है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो सिर्फ क्या रह जाएगा फंक्शन में, इन दोनों के, इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन एडिशन में सिर्फ क्या रह जाएगा, सी बचेगा ना। तो क्या जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली, और अगर मैं 47 में से 51 घटाऊं, अरे भाई अगर मैं इस इक्वेशन में से
नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना। अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस की टर्म, ये क्या हो जाएगी, प्लस की टर्म भाई। अब सी और सी क्या हो जाएंगे आपस में, सी वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। बताओ सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, अरे भाई 47 51 ऐड करोगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी, 47 51 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई मेरे पास डी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू भी आ गई, क्या हुआ तो भाई डी की वैल्यू भी आ गई ना। अरे बोलो भाई, तो आपके पास सी की वैल्यू भी है और हमारे बताओ क्या भाई डी की वैल्यू भी है। अब बताओ इक्वेशन 40 और 44, अब बताओ इक्वेशन 40 कहाँ है, बताओ ये क्या इक्वेशन 40 और क्या बताओ इक्वेशन 44। तो एक काम करो इन दोनों को ऐड करो, अरे भाई ए प्लस बी वाली, और जब मैं इसको, अरे मैं इसको भाई इसमें ऐड करूं तो बी क्या हो जाएंगे आपस में। अरे भाई जब मैं इस इक्वेशन को ऐड करूंगा इस इक्वेशन में तो बी खत्म हो जाएगा ना। तो इन दोनों के एडिशन में सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, एक तो ए बचेगा और क्या बचेंगे, सी और डी बचेंगे, इजंट इट। बताओ भाई, तो बताओ क्या है मेरे पास। तो फिर मैंने ए के अलावा हर चीज क्या कर दी, अरे भाई मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 साइड फेंक दिया। अरे भाई जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, किनको, इसको और इसको, तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2a की वैल्यू आएगी ना। फिर 2 को साइड फेंक दिया, मेरे पास क्या जाएगा, a की वैल्यू आ गई ना। बताओ a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अरे बोलो भाई a की वैल्यू मेरे पास ये आ गई ना, क्या नहीं आई। अब c हमारे पास आ रखा ऑलरेडी, d मेरे पास आ रखा ऑलरेडी भाई, वो उठा के मैंने कहाँ पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दिए, रीअरेंज किया। बताओ मेरे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू ए डैश। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि a तो क्या दिखाता है, इस रीजन में फंक्शन का कोफिशिएंट, और a डैश क्या दिखाता है, इस रीजन में फंक्शन का कोफिशिएंट। ये बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई। तो मेरे पास जो आंसर आया है फाइनली उसमें a है और सिर्फ कौन है, a डैश है। अब a तो इस रीजन में क्या फंक्शन कोफिशिएंट, और इसमें क्या है, a डैश क्या है, इसका फंक्शन का कोफिशिएंट। तो उनके स्क्वायर क्या देंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी। बोलो भाई, यानी अगर मैं a डैश स्क्वायर को किससे भाग कर दूंगा, फिर a स्क्वायर, तो भाई मेरे पास क्या आएगी कि पार्टिकल किसके मुकाबले, पार्टिकल के यहां पहुंचने की कितनी संभावना है। नहीं बात आपको पहले पड़ गई, किसके मुकाबले पार्टिकल यहां पर कितने % यहां पर अवेलेबल है। भाई a1 क्या है, पार्टिकल के यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी। a1 डैश a डैश स्क्वायर क्या है, सॉरी a डैश क्या है, इस फंक्शन स्क्वायर। a क्या है, रीजन 1 के फंक्शन कोफिशिएंट। a डैश क्या है, रीजन 2 के फंक्शन का, रीजन 3 के फंक्शन का कोफिशिएंट। तो उनके स्क्वायर क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी होंगी भाई, नहीं समझे बात। तो इसके मुकाबले यहां पर कितना पार्टिकल पहुंच पाया, ये कैसे हमको मालूम पड़ेगा। तो भाई इसके फंक्शन का कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसके फंक्शन कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि भाई हमारे पास क्या आएगी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी या टनलिंग प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास। बताओ क्या आएगी मेरे पास, a डैश स्क्वायर शुड बी डिवाइडेड बाई, अरे भाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। भाई अब देखियो मेरे पास इसमें क्या रखा है, बताओ इसमें a भी है और a डैश भी है। तो अगर मैं क्या करूं भाई, मैं इस पूरे पोर्शन को साइड फेंक दूं और a को कहां ले आऊं, अरे भाई इस a को तो कहां ले आओ, इस साइड a डैश के नीचे, और ये e ये फलाना ढिमकाना सब कहां फेंक दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a डैश बाई a आ जाएगा ना, और एक बार a डैश बाई a आ गया, फिर स्क्वायर कर दो भाई, क्या करो भाई स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a डैश स्क्वायर बाई a स्क्वायर। बताओ मेरे पास क्या आ गया, ये वाला पोर्शन आएगा। फिर नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, तो मेरे पास क्या जाएगा, ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास रीजन 3 में फंक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय रीजन 1 में फंक्शन की प्रोबेबिलिटी, उनका रिलेटिव रेशियो आ गया मेरे पास। और ये क्या होती है, ट्रांसमिशन या टनलिंग प्रोबेबिलिटी। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं आना आपको समझिए। अब बताओ, अब अगर मान लिया K12 बहुत ज्यादा हो 1 के मुकाबले, अगर K12 क्या हो बहुत ज्यादा हो, तो
ये कोस एच स्क्वायर और साइन एच ये भाई इसमें बदल जाएंगे, और हमारे मतलब अगर K12 बहुत ज़्यादा होगा ना 1 के मुकाबले, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा काफ़ी, अगर K12 अगर काफ़ी ज़्यादा होगा 1 के मुकाबले, तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। बताओ किस में, क्या भाई मेरे पास इसमें हो जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो मेरे पास फाइनली किसका एक्सप्रेशन आ गया, टनलिंग प्रोबेबिलिटी का। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें नोन है, K1 K2, बोलो भाई। अब क्या आपको K1 K2 पता है? बताओ, क्या आपने शुरू में ही K1 K2 निमाने थे क्या? ये क्या बताओ, K1 स्क्वायर, ये क्या है K2 स्क्वायर, तो आप यहां से K1 K2 निकाल सकते हो ना। तो ये K1 K2 आप कहां पुट कर दें, कहां गया भाई? तो भाई आप इसके अंदर क्या पुट कर दें फिर, K1 और K2। देखो आपको तो ये डेरिवेशन भाई सिर्फ ये सेमेस्टर वालों के लिए, आपने डेरिवेशन याद नहीं करना, ये वाला समझे बात। लेकिन मैं क्यों ऐड कर रखा था कि आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाए, समझे बात। आपने इसका रिजल्ट आपने यूज करना है। तो K1 K2 पुट कर दोगे आप, ये तो भाई आप शुरू में आप मान के चले थे, तो K1 K2 आपने पुट कर दिए, तो सिंप्लीफाई किया। बताओ मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, मेरे पास बताओ किसका एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, बताओ भाई मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आ चुका है, टनलिंग प्रोबेबिलिटी का, रीजन 3 के अंदर। बोलो भाई, यानी बॉक्स को पार करके जो रीजन आता है उसमें प्रोबेबिलिटी, और भाई रीजन 1 की प्रोबेबिलिटी, उनका रिलेटिवेशन आ गया मेरे पास भाई। तो क्या टनलिंग प्रोबेबिलिटी, बताओ क्या है मेरे पास भाई, ये फॉर्मूला लिखो। बताओ क्या फॉर्मूला था टनलिंग का, क्या था भैया, 16E। चलो एक बार इसको यहाँ देख के यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। बताओ टनलिंग का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ये है भाई टनलिंग, यानी कि A डैश स्क्वेयर बाई A स्क्वेयर, ये आया है 16E V माइनस E, 16E V माइनस E डिवाइडेड बाई V स्क्वेयर, ठीक है। और फिर बताओ क्या है, बताओ एक्सपोनेंशियल E की पावर, फिर क्या है एक्सपोनेंशियल E की पावर -2, और फिर क्या है 8 पाई स्क्वेयर M V माइनस E H स्क्वेयर, 8 पाई स्क्वेयर M V माइनस E अपॉन H स्क्वेयर का रूट है ना, ठीक है। बताओ भाई फिर क्या है इंटू L, ये आ गया ना भाई। अरे बोलो भाई, तो ये बताओ हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, बताओ भाई टनलिंग प्रोबेबिलिटी, अब आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप बताओ भाई ये जो है इसको मैं क्या मान लूँ फर्दर, एक कांस्टेंट, इसको मैंने G बोल दिया, तो इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी होती है, क्या होती है G, इसको आप कैपिटल G मान लो। बोलो भाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बताओ क्या है मेरे पास। तो एक बताओ मेरे पास फॉर्मूला क्या है फिर ये, अरे बोलो भाई। और ये बताओ क्या आपको ये बताओ भाई क्या हमारे पास, इसको हमने के माना, क्या मान रखा भाई, इसको आप के मान लो से आप क्या मान लो G। तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, A की पावर G A की पावर -2 KL, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया मेरे पास, इजंट इट। तो ये तो फॉर्मूला किसका हमारे पास, टनलिंग प्रोबेबिलिटी का, यानी कि जब कोई पार्टिकल, सोनिया क्या नहीं है बेटा, जब कोई पार्टिकल जीरो पोटेंशियल रीजन से किसी बैरियर के ऊपर स्ट्राइक करता है, बोलो भाई, तो इसकी इस बैरियर को पार करके यहां पहुंचने की कितनी संभावना होती है, बात आपको पहले पड़ेगी। इसमें क्या बोलते हैं टनलिंग प्रोबेबिलिटी, ये भाई यहां से हमारे पास आ गया ना भाई। ध्यान रखो G की वैल्यू ये है और भाई इसकी वैल्यू ये है। अब देखो क्लासिकली अगर किसी की एनर्जी बैरियर, अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की एनर्जी से कम है तो उसको भी कभी उसको पार नहीं कर पाएगा ना। लेकिन यहां पर E अगर V से कम है, अगर E V से, भाई क्लासिकल वर्ल्ड में अगर E क्या हो, बैरियर की एनर्जी से कम हो तो पार नहीं होता ना। यहां पर E कम रखो, मान लो E कम है, E कम मान लिया, तो V माइनस E क्या आएगा, एक नंबर आएगा भाई, आएगा ना। और V माइनस E एक नंबर आएगा।
तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव नंबर, ये भी क्या बताऊँ भाई पॉजिटिव नंबर, कि भाई ये माइनस में लेकिन ये 1/, है ये 1/, भाई तो v माइनस ई, यहाँ पर नंबर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ से भी नंबर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। बताओ भाई, तो अपने आप भाई ये वैल्यू भी क्या होगी, अगर ई वी से कम है तो ये वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव नंबर, ये भी क्या आएगी पॉजिटिव नंबर। तो फिर क्या है हमारे पास आगे ना प्रोबेबिलिटी भाई, यानी कि ई कम हो वी से तब भी ये वैल्यू क्या रही है, ई कम है वी से। भाई क्लासिकल वर्ल्ड में अगर पार्टिकल जो स्ट्राइक कर रहा है बैरियर को उसकी एनर्जी कम है तो कभी उसको पार नहीं करता भाई। लेकिन यहाँ पर देखो ई आप वी से कम रखो, ये मान लो कि ई की वैल्यू कम है इस वी से, तो डिफरेंस क्या बन रहा है पॉजिटिव, वहां से डिफरेंस क्या बन रहा है पॉजिटिव, ये टर्म क्या आ रही है पॉजिटिव, ये टर्म क्या आ रही है पॉजिटिव। तो टनलिंग प्रोबेबिलिटी कुछ तो आएगी 0.4, 0.3, 30%, 40%, कुछ तो आएगी भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, आसान है मुश्किल भाई, नहीं आना आपको समझिए। ओके और भाई अच्छा तो आप बताओ, आप मुझे बताओ कि टनलिंग प्रोबेबिलिटी अरे भाई आप मुझे बताओ कि टनलिंग प्रोबेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बताओ मतलब क्या बढ़ाने से बढ़ेगी और क्या घटाने से घटेगी बताओ। अगर मास ऑफ पार्टिकल बढ़े, इसको आप थोड़ा और भी सिंप्लीफाइड लिख सकते हो भाई समझने के लिए, ऐसो 16e v माइनस ई, ठीक है भाई v स्क्वायर लिख लो, और 1/, क्या लिख लो इसको भाई e की पावर 2, बोलो भाई 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर v माइनस ई, ठीक है ना, बोलो भाई ये आ गया मेरे पास, ठीक है। बताओ क्या बढ़ाने से बढ़ती और क्या घटाने से घटती बताओ। तो अगर मैं कहूं कि मास ऑफ द पार्टिकल बढ़ जाए तो क्या होगा बताओ, मास ऑफ द पार्ट, मैं आपसे वही कुछ क्या बोलते कोरिलेशन पूछ रहा हूं, बताओ मास ऑफ पार्टिकल बढ़ने से टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या असर पड़ेगा, पार्टिकल के पार होने की संभावना बढ़ेगी कि घटेगी बताओ। मास बढ़ेगा तो ये की पावर क्या होगी बढ़ेगी भाई, अरे भाई मास बढ़ेगा तो ये पावर क्या होगी बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा भाई, तो टनलिंग प्रोबेबिलिटी होती है घटती है। अब समझे भाई कि अगर हम दीवारों से आर पार क्यों नहीं हो पाते कि हमारा मास क्या बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसे टनल नहीं हो सकते भाई। ये मत कहियो अभी वहां पर वो सुरंग बनी है अरे उत्तराखंड में, भाई वो टनलिंग नहीं, मतलब टनलिंग मतलब बात है कि आप पहाड़ से टक्कर मारो, आप पहाड़ से टक्कर मारो भाग के और पहाड़ के पार निकल जाओ, ऐसी टनलिंग हम शो नहीं करते ना भाई। क्यों? क्योंकि हमारा मास क्या बहुत ज्यादा, तो अगर m बहुत ज्यादा हुआ तो ये की पावर बहुत बढ़ जाएगी भाई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मास तो इतना होता है भाई कि ऑलमोस्ट क्या होता है ये इनफाइनाइट उसके। अरे भाई तो टर्निंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी 0, क्या पता हम भी भाई एक पहाड़ से इनफाइनाइट समय तक हम भाई उसको धक्का लगाए हम भी उसमें से पार निकल जाए, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, ठीक है। और भाई विड्थ ऑफ द बैरियर बढ़ जाए तो, अगर विड्थ ऑफ द बैरियर बहुत बढ़ जाए तो तब बताओ टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विड्थ ऑफ द बैरियर बढ़ने से तो क्या होगा भाई एल बढ़ेगा तब भी घटेगी, तो याद रखियो मास बढ़ेगा तब भी क्या होगी टनलिंग प्रोबेबिलिटी घटेगी, टनल होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और विड्थ ऑफ बैरियर बढ़ेगी तो क्या होगा टनलिंग प्रोबेबिलिटी घटेगी, है ना। इसीलिए क्या होता है एक खास विड्थ से अगर ज्यादा विड्थ हो ना तो ये टनल ही नहीं हो पाते। ये आगे आप इसको पढ़ोगे नहीं, जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं, अरे जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, जो माइक्रोचिप्स होती हैं, उनके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं ना, उनके साइज के ऊपर एक लिमिट होती है कि इनको आप इससे बड़ा नहीं कर सकते भाई। बात आपको पहले पढ़ रही है, क्योंकि भाई उनकी टनलिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की खत्म हो जाएगी। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो मास बढ़ने से बताओ क्या होगा टनलिंग प्रोबेबिलिटी घटेगी, एल बढ़ने से भी क्या होगी, यानी एम और एल तो बढ़े तो घटेगी, घटे तो बढ़ेगी। अच्छा भाई अगर बैरियर की एनर्जी बढ़े तो, अगर बैरियर क्या हो जाए मोर एनर्जेटिक, तब बताओ क्या भाई, तब भी घटेगी भाई। आपको लग क्या रहा है बैरियर बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी भाई, यहां पर देखिए हैवी, यहां पर देखो वी स्क्वायर है, बैरियर बढ़ेगा तो भी क्या हो टनलिंग प्रोबेबिलिटी घटेगी, और यहां से भी क्या दिख रहा है हमको बैरियर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई टनलिंग प्रोबेबिलिटी घटेगी। नहीं वो तो पहले पढ़ रही क्या,
तो आप आराम से क्या बताओ भाई, आपको सभी कोरिलेशन, आपको V की कोरिलेशन मालूम पड़ेगी, M की और L की। आसान है मुश्किल भाई? तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, टनलिंग प्रोबेबिलिटी। तो याद रखो टनलिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो टनलिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा कब आएगी बताओ, बैरियर कम रखो, बैरियर कम रखो, मास कम रखो, विड्थ भी कम रखो बैरियर की, समझे बात? तो क्या आएगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी, तो पार्टिकल के उसको भी टनल करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है। और बताओ भाई, अब अच्छा अब क्या बताओ भाई, अब क्या है एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। भाई ये फटाफट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। एक तो बताओ क्या है, अरे मैंने आपको अभी बताया था भाई कि जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है, जो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग है, वो एक फिजिकल लिमिट लगा देती है साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, जो माइक्रो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। दूसरी क्या होती है, ये भाई न्यूक्लियर फ्यूजन में भी क्या होती है, इसका रोल होता है। और बताओ जो भाई टनल डायोड होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होती है। और एक होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होते हैं, अरे भाई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमारी भाई यूनिवर्सिटी में है, एमडीयू के अंदर। एमडीयू के अंदर क्या है भाई, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें भी क्या होता है। अरे बोलो भाई, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होती है, ये प्रोटॉन डीके में भी इसका रोल पता लगा भाई, ठीक है। अरे बोलो भाई, और आप इससे भाई जो क्वांटम टनलिंग है, ठीक है, जो एस्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस होती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के इंटरस्टेलर क्लाउड में, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाई। इंटरस्टेलर जो क्लाउड होता है उसके अंदर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की जो सिंथेसिस है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की हेल्प से, ओके। ये क्या थी इसकी कुछ एक एप्लीकेशंस। अब भाई हम देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है पार्ट सी में 4 नंबर में, जून 2011 में। बताओ क्या कहता है ये, फॉर ए सर्टेन पार्टिकल इनकाउंटरिंग ए बैरियर, कोई पार्टिकल है जो किसी बैरियर से टकराता है, टनलिंग प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ भाई, e⁻10। क्या कहता है ये कहता है भाई कोई बैरियर है, अरे बोलो ये कोई बैरियर है, ये कहता है इससे कोई पार्टिकल टकराता है, तो इसके इस पार्टिकल में से टनल होने की जो प्रोबेबिलिटी है, टनलिंग प्रोबेबिलिटी है इसकी हुई, वो क्या है, e⁻10 है, ओके। अरे बोलो भाई e⁻10 क्या इसकी टनलिंग प्रोबेबिलिटी। तो भाई इफ मास इज हाउड, फिर क्या कहता है भाई, अगर मास तो हम बताओ क्या कर दें, आधा कर दें, और विड्थ क्या कर दें, डबल कर दें, तो बताओ अप्रोक्सीमेट टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होएगी। मास क्या करना भाई, हाफ करना है, और विड्थ क्या करनी है बताओ, डबल करनी भाई। मास क्या कर दो, हाफ, और विड्थ क्या कर दो, डबल। तो सिंपल सी बात है भाई, ये होता है ना हमारा टनलिंग का फॉर्मूला। यहाँ पर सब कुछ देखा भाई। अब एक काम करो भाई, क्योंकि यहाँ पर मास और एल, एम और एल की बात है, तो अब एक काम करो, इसको आप जी लिख लो, क्योंकि एम और एल सिर्फ यहाँ पे होते हैं, यहाँ पर तो पीर नहीं होते भाई। तो इसका क्या करो, सिंपली इसको मतलब दोनों को मत कन्वर्ट करो, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इसे क्या मान लो, अनदर कांस्टेंट बोलो तो क्या मेरे पास, क्योंकि मास डबल किया है और हाफ क्या किया है, अरे मास क्या किया है, मास हाफ किया है, विड्थ डबल की है, तो पोटेंशियल तो क्या रखा हमने, बैरियर का सेम रखा है, तो दोनों केसेस में ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ठीक क्या आ गया मेरे पास, g e⁻−2 और रूट फिर क्या है 8π² m/h² v - e और l, ये है ना मेरे पास भाई। अब एक तो आप इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, आप मास को हाफ कर दो, और ये देखो नया फैक्टर क्या आता है, क्या करो, मास को हाफ कर दो, तो m की जगह बताओ क्या आ जाएगा, m/2। अरे मास को आप क्या करो, हाफ कर दो, कर दिया ना हाफ, और l को क्या कर दो, डबल कर दो। तो यहां पर नया फैक्टर क्या है, 1/2, m तो पहले भी था, और यहां पर नया फैक्टर क्या है, सॉरी यहां पर नया फैक्टर क्या है, 1/√2। और ये क्या बताओ भाई, तो नया फैक्टर क्या है बताओ भाई, नया फैक्टर क्या है बताओ। अरे भाई g e⁻
नया फैक्टर, सिर्फ आप नया फैक्टर लिखो। तो क्या है मेरे पास, बोलो भाई, e की पावर √2 आ गया, क्योंकि भाई अरे 1/√2 और 2 नहीं आया क्या, तो क्या मेरे पास e की पावर भाई √2 आ गया मेरे पास। ये नया फैक्टर है, इजंट इट। तो नया फैक्टर सिर्फ यहाँ पर क्या है बताओ, बदलने पर e की पावर √2। तो जो नया फैक्टर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, बताओ भाई। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास, e की पावर -10। तो नई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, e की पावर -10 इंटू, नहीं, e की पावर -10 इंटू e की पावर -√2 क्या आ गया, e की पावर -10√2। बात आपको पहले पड़ी। या तो आप इसको भाई ऐसे सोल्व कर सकते हो, या आप एक काम करो, इसे आप क्या मान लो, इनिशियल टनलिंग प्रोबेबिलिटी। इसे आप क्या मान लो, इनिशियल टनलिंग। इसे आप T1 बोल दो कि जब मास m है और विड्थ क्या है L। फिर आप क्या बोलो भाई, मास क्या करो, हाफ। तो G e की पावर -2 √8π² m बाई s²। m क्या करो, m/2 v - e 2l। भाई यहां पर मास मैंने हाफ कर दिया और L डबल कर दिया। इसे आप T2 मान लो। इसे क्या मान लो भाई, साक्षी नहीं बेटा आपको, ये T1 और क्या T2 है, इनिशियल टनलिंग प्रोबेबिलिटी, बाद वाली टनलिंग प्रोबेबिलिटी। अभी क्या निकालो, इनका रेशियो निकालो। तो T2/T1 निकाल लो। तो इस इक्वेशन को इससे भाग कर दोगे आप, तो T2/T1 इसको इससे भाग कर दोगे भाई। इसको इससे भाग करने को पता क्या आएगा, e की पावर -10 आएगा, सॉरी e की पावर -√2 आएगा। क्या आएगा भाई, तो T2 अरे भाई इसको इससे भाग करने में क्या आएगा, e की पावर, इसको आप चेक कर लो, चेक कर लो इसको आराम से, ये आएगा हमारे पास। अब T1 कितना है, अब भाई T1 कितना मानना आपने, भाई आपके पास तो फॉर्मूले से क्या है, T2/T1 क्या है मेरे पास, e की पावर -√2। लेकिन एग्जामिनर क्या बोलता है, अगर T1 कितना हो, e की पावर -10। अगर ये e की पावर -10 हो तो T2 क्या होगा, T1 ये है तो T2 ये है। अगर T1 ये हो तो भाई, तो T2/T1 रेशियो ये है। तो यहाँ पर क्या कर दो, T1 क्या मान लो, फिर यहाँ उसको मल्टीपल क्या है मेरे पास, e की पावर, नहीं समझे बात। ये क्वेश्चन 8 में पार्ट सी में 4 नंबर में। आसान है कि मुश्किल है, अरे बोलो भाई, और बताओ। ये भी भाई क्वेश्चन 8 में रखा है दिसंबर 2014 में भाई, ठीक है। बताओ क्या बोलता है ये, ए क्वांटम पार्टिकल विद फिक्स्ड इनिशियल एनर्जी E0। ये कहता है किसी क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी क्या भाई, कम है किससे, v से, ठीक है। इज अलाउड टू स्ट्राइक द फॉलोइंग 4 बैरियर सेपरेटली। ये कहता है एक पार्टिकल पहले टकराता है इस बैरियर से, किससे भाई, चेक करो, बैरियर कितना है v, विड्थ क्या है 2a, फिर टकराता है इससे a और v। अरे भाई यहां पर क्या है, 2a विड्थ है, v पोटेंशियल बैरियर का। यहां पर क्या है, बैरियर की एनर्जी क्या है, एनर्जी v है, विड्थ a है, विड्थ a है, एनर्जी 2v है, विड्थ क्या है 2a और एनर्जी क्या है 2v। बताओ क्या बोलता है, तो बताओ भाई। ये कहता है द मैक्सिमम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, सॉरी द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम इन। बताओ भाई, तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, बताओ भाई। तो आपने क्या चेक करना, बताओ भाई, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब विड्थ क्या हो, मिनिमम। अरे भाई यहां से हमको पता है ये कब मैक्सिमम कब आएगी, ये फॉर्मूला किसका है, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का। ये मैक्सिमम कब आएगी, जब विड्थ क्या हो, मिनिमम, और मास क्या हो, फनी। अरे भाई विड्थ मिनिमम हो और पोटेंशियल भी क्या हो, मिनिमम। पोटेंशियल का कम से कम होना चाहिए और विड्थ भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, इजंट इट। तो चेक करो भाई, सबसे कम विड्थ और सबसे कम पोटेंशियल कहाँ है, ध्यान से देखो भाई, कौन से में, इसमें नहीं है, बी में। बाकी देखो इससे कम विड्थ किसी में नहीं है, आपको इसमें रही बराबर विड्थ है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। अरे बोलो भाई, तो ए विड्थ और ए और वी पोटेंशियल, सबसे कम विड्थ और सबसे कम एनर्जी इसमें है ना भाई। ना इससे विड्थ कम किसी में, ना इससे भाई किसी में बैरियर कम। मैक इससे विड्थ बराबर है, लेकिन जिनमें विड्थ बराबर है
उनकी एनर्जी क्या है ज़्यादा, जिनकी क्या है, तो देखो इसकी विड्थ तो बराबर है, इसके एनर्जी क्या है ज़्यादा, इसकी भाई एनर्जी क्या है बराबर, लेकिन विड्थ क्या है ज़्यादा। सबसे कम विड्थ, सबसे कम एनर्जी कहाँ है, बी ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे पास, बी। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।